तो बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन आर द चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो उसके समय देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ गैस इवोल्व हो रही है नहीं हो रही है? अगर हो रही है इट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन है। या फिर कहीं ना कहीं कलर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे? लाइक फॉर एग्जांपल अपना है ना कॉपर सल्फेट वाला, जिसमें हम आयरन नील डालते हैं। सपोज करो अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन ना होती तो फिर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ना उसमें कभी भी कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अब हुआ क्या है कि जैसे ही हमने उसमें आयरन नील डाली तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो है ना कलर वो चेंज हो गया, बिकॉज कॉपर को डिस्प्लेस किसने कर दिया बेटा? आयरन ने, और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, दैट इज द आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। तो वो जो फेरस सल्फेट बनाया ना इट मीन्स वहाँ पर उसका कलर चेंज हो गया और वो बन गया पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन। तो ये जो है ना इट मीन्स इट इज द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इसमें जो है ना कलर वो चेंज हो गया। तो कह रहा है चेंज इन स्टेट। मान लो कुछ सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है और आफ्टर रिएक्शन उसकी स्टेट चेंज हो गई है, या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है या फिर वो गैस में। इट मीन्स वहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शन। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, लाइक मान लो अपना जो होती है ना बेटा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इन रिएक्शन में क्या होता है कहीं ना कहीं टेम्परेचर में चेंज आता है, तो उसके बिहाफ पर हम बोलते हैं कि वहाँ पर जो है ना केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए बेटा केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है जो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं कुछ सिंबल्स का, उनको यूज़ करके हम उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जहाँ पर अगर हम फॉर आपका एग्जांपल दूँ, लाइक यहाँ देखेंगे आप मैग्नीशियम वाला, तो इसमें क्या बेटा मैग्नीशियम जो है ना वो रिएक्ट कर रही है विद ऑक्सीजन और क्या फॉर्म कर रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने क्या करा है, मैग्नीशियम के लिए हमने जो सिंबल यूज़ करा है दैट इज द Mg, और ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल यूज़ करा है दैट इज द O2। ठीक है बेटा, ये सिंबल हमने यहाँ पर यूज़ करे। अब हम बात करें जो ये साइड है ना बेटा अपनी ये वाली साइड, ये अपनी साइड क्या है? ये है रिएक्टेंट। तो Mg और O2 ये है रिएक्टेंट साइड, और जो अपना बेटा MgO है ये है प्रोडक्ट साइड। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट होता है राइट साइड पे। तो ये था बेटा रिप्रेजेंट करने का मेथड, किस तरीके से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अच्छा बेटा ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हम किस तरीके से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स बेटा जो नंबर ऑफ एटम, देखो यहाँ देखेंगे हम नंबर ऑफ एटम, देखो ये रिएक्टेंट साइड है और ये है बेटा प्रोडक्ट साइड। अगर हम यहाँ पर बैलेंस देखें तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा हुआ बेटा, ये 2 इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नीशियम के जो एटम है जो एलिमेंट है वो 2 है रिएक्टेंट साइड में। तो हमने क्या करा बेटा प्रोडक्ट वाले साइड में भी हमने इसके आगे 2 लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा इट मीन्स मैग्नीशियम के भी जो नंबर ऑफ एटम है बेटा वो हो गए 2, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर भी चेक करा बेटा, तो ये जो 2 हमने इसके आगे लिखा है ये मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी। इट मीन्स मैग्नीशियम के भी नंबर ऑफ एटम 2 है यहाँ पर ऑन द प्रोडक्ट साइड, और ऑक्सीजन के भी जो नंबर ऑफ एटम है वो 2 है ऑन द प्रोडक्ट साइड। इट मीन्स बोथ साइड सेम है। देखो 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा? ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ये बैलेंस हो गई है। जो हम बैलेंस करते हैं ये क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम, अब कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? व्हेन 2 सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर, जब कोई 2 सब्सटेंस है वो कंबाइंड हो रहे हैं एंड दे विल फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और आफ्टर कॉम्बिनेशन उन्होंने एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया। इट मीन्स इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जो मैग्नीशियम है ना उसको अपने बर्न करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ आप देखें अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर ये कई टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, लाइक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बेटा यहाँ पर,
और दूसरा हमने अभी पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है तो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो गई है कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर जैसे ये कंबाइंड हुए हैं इन्होंने एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बेटा जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो बेस है, मतलब कि बेसिक इन नेचर है वो। तो बेसिक इन नेचर है, इट मीन्स अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ करते हैं लिटमस पेपर तो उसका जो है ना बेटा कलर वो चेंज हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना वो नेचर में कैसा है, बेसिक इन नेचर है बेटा यहाँ पर। ओके, सेम यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, कार्बन जो है ना उसको अगर हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा बेटा अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो आप समझ जाएंगे कि जो उसे ऑक्सीजन मिल रही है ना वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रही है कार्बन को, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। यहाँ पर तो हो रहा है बेटा कंप्लीट कंबशन, क्योंकि जब कभी भी कार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा आपको पता है कि वहाँ पर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर मान लो बेटा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इफ द कार्बन बर्न्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्न होगा कहीं ना कहीं कार्बन तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा वो कॉम्बिनेशन का थोड़ा अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर दो सब्सटेंस कंबाइंड हुए थे, उन्होंने क्या फॉर्म करा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया। बट अगर हम बात करें बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तो इसमें क्या होता है, जो वन सब्सटेंस है ना वो टूटता है। देखो डीकम्पोजिशन की हिंदी होती है टूटना और कॉम्बिनेशन की हिंदी होती है जुड़ना। तो यहाँ पर हमने दो को जोड़ा, एक बना दिया। यहाँ पर हम एक को तोड़ेंगे और दो या दो से अधिक या तो टू या मोर देन टू सब्सटेंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। तो यहाँ पर सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा या तो टू में या मोर देन टू में। ऐसा कब होता है बेटा, व्हेन, तो यहाँ पर कह रहा है आर कोल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि आप जानते हो बेटा किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो सपोज करो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक पेशेंट है वो बेड पे लेटा हुआ है, उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उसे बोलेंगे कि लो ये स्टिक तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो क्या वो तोड़ पाएगा, वो उसे तोड़ नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। इट मीन्स किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया गया है टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे ब्रेक करने के लिए हमने हीट दी है। क्या दिया हमने, हीट। तो जब हम उसे हीट देंगे तब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बेटा वो ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस CO2। तो बेटा CaO का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक आपको पता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों इसके नाम है बेटा। और ये है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन। और जो मार्बल्स वगैरह बने होते हैं वो भी इसके बने होते हैं बेटा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो एग्जांपल था ये किस में काउंट हो गया अपना, थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको हीट दी थी और हीट देने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया है या डिकम्पोज हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो इसलिए से बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और अपने पास बेटा कैल्शियम यह है ना पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पर हमने पोटेशियम क्लोरेट को भी हीट दी है और जैसे हमने उसको हीट करा पोटेशियम क्लोरेट को तो कन्वर्ट हो गया है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम जो हीट दे रहे हैं और हीट देने की वजह से जब वो डिकम्पोज हुआ है तो उस पूरे प्रोसेस को बोला गया है थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके बेटा, तो हमने लिख दिया है इसका पूरा नाम, KClO3 का नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो कहने का मतलब है इसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं बेटा। तो वो कैसे, अपना भी श्वास से, तो देखो सेपरेट हो गई यहाँ से। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यहाँ पर क्या है, हम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम देखें द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा वाटर है और वाटर में अगर हमने करंट पास करते हैं तो वाटर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2। तो ये हाइड्रोलाइसिस कह लो, इलेक्ट्रोलाइसिस कह लो, ये दोनों है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग हो गया कि यहाँ पर हम बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी
थ्रू द वाटर, हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया H2 प्लस O2 में, तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट अपना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बेटा जो ये कीवर्ड होते हैं ना, जैसे मान लो फोटो है बेटा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ लाइट की बात हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स उसमें क्या होता है बेटा, वहाँ पर लाइट जो होता है सनलाइट, उसका यूज़ होता है, तभी तो प्लांट अपना फूड बनाते हैं ना। तो इट मीन्स यहाँ फोटो जब भी वर्ड हो तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं लाइट या सनलाइट की बात हो रही है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन इट मीन्स यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा, उसको हम डिकम्पोज करेंगे, उसे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसलिए इसका नाम रख दिया डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल दिए गए हमें AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो जो Ag होता है बेटा वो सिल्वर होता है, Cl फॉर क्लोराइड, तो इसका नाम बना दिया हमने पूरा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो अगर बेटा ये जो वो कंपाउंड होते हैं, अगर आप इन्हें सनलाइट में रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएंगे। व्हेन द AgCl कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सनलाइट इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन, इट मीन्स सिल्वर क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो सिल्वर का नेचुरल कलर होता है बेटा वो होता है ग्रे, और अगर हम बात करें AgCl कंपाउंड कलर की तो ये होता है बेटा वाइट। तो यहाँ से ये वाइट जो कलर था कंपाउंड ये चेंज हो गया ग्रे में, बिकॉज ये कैसे, क्योंकि सनलाइट जो ना बेटा सनलाइट के जैसे कॉन्टेक्ट में आया, तो सनलाइट ने क्या करा है, इस AgCl को डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसलिए इसका कलर हो गया ग्रे। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और कलर के रिगार्डिंग ही आएगा बेटा, ध्यान रखना है कलर के रिगार्डिंग आएगा। ऐसे अगर हम बात करें AgBr की तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सनलाइट, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, ये डिकम्पोज हो जाएगा या फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो सिल्वर का कलर रहेगा वो तो ग्रे रहेगा बेटा, और जो AgBr है इसका कलर होता है ब्राउन, इसका कलर होता है बेटा ब्राउन कलर होता है। और इस पूरी रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी बोला गया है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो अपना आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। और एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाई वी शुड स्टोर दिस सब्सटेंस इन कलर्ड बोतल। तो बेटा कलर्ड बोतल का मतलब क्या होगा, उससे क्या होगा कि अगर हम इन सब्सटेंस को कलर्ड बोतल में स्टोर करेंगे तो जो सनलाइट है ना बेटा वो उस बोतल में कभी भी एंटर नहीं कर पाएगी। अगर वो उस बोतल में एंटर नहीं कर पाएगी तो ये कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इनको कैसे स्टोर करना चाहिए, इन कलर्ड बोतल, कलर्ड बोतल में हमें स्टोर करना चाहिए इनको, सो दैट ये सनलाइट की प्रेजेंस में फिर डिकम्पोज नहीं होंगे बेटा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर मैंने पॉइंट लिखे बेटा आपके लिए फिजिकल स्टेट, जो सिंबल होता है बेटा S वो होता है सॉलिड के लिए, L फॉर लिक्विड। अगर किसी सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में होगा तो वहाँ आप देखोगे ब्रैकेट में L लिखा है, तो L का मीन्स है बेटा लिक्विड, S का मीन्स है सॉलिड, G का मीन्स है गैस, एंड PPT का मीनिंग होता है बेटा प्रेसिपिटेट। ओके, जो कि इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर में डिसोल्व नहीं होता बेटा, इसलिए नाम रखा है इसका प्रेसिपिटेट। और एक्वस वो होता है जो सोल्यूबल इन वाटर होता है बेटा। और मैंने यहाँ कंपाउंड कुछ कलर लिख दिया आपके लिए, AgCl जो वाइट कलर है बेटा, AgBr ब्राउन एंड Ag ग्रे कलर। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। अब अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये यहाँ पर देखेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आता ही आता है एग्जाम में कई बार। यहाँ पर देखते केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड आर नोन एज। तो बेटा ये पूरा जो होता है ना, ये इसको हम पूरे को हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कंपाउंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और जो सिंगल सिंगल होते हैं ये होते हैं बेटा एलिमेंट, जैसे लाइक बेटा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये होते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखा है ना लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है ना हाई रिएक्टिव एलिमेंट वो डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया क्लास में कि मान लो कोई हेल्दी बच्चा बाहर से एंट्री हो रही है, और जो क्लास के फर्स्ट बेंच पे अगर कोई वीक स्टूडेंट बेटा वीक बच्चा बैठा है, तो वो जो हेल्दी बच्चा है ना वो वीक वाले बच्चे को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि है ना बेटा। तो ये क्या इट मीन्स वो जो हाई रिएक्टिव था, इसलिए जो कमज़ोर बच्चा बैठा हुआ था जो फ्रंट बेंच पे, वो फ्रंट बेंच पे से अपने आप ही उठ जाएगा और उसे सीट दे देगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, वो हाई रिएक्टिव था इसलिए उसने उस कमज़ोर बच्चे को ईजिली डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन बेटा अगर इसका उल्टा होता, अगर वो कमज़ोर बच्चा बाहर से एंट्री करता और जो हेल्दी बच्चा है वो अगर फ्रंट बेंच पे बैठा होता और वो उसको अगर सीट कहता कि चल बेटा यहाँ से खड़े हो बेटा,
तो क्या वो वहाँ से खड़ा होता? नहीं, क्योंकि बेटा वो है हाई रिएक्टिव और जो बाहर से एंट्री हुई है वो है लो रिएक्टिव। तो आप देखेंगे जो कमज़ोर बच्चा है वो उस हेल्दी बच्चे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में आपको लिखना है नो रिएक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ देखेंगे बेटा आप, जो आयरन है ना वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, अब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा FeSO4, ये एक न्यू कंपाउंड बना देगा। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि आप पहले बताएंगे कि जो आयरन है वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है, देयरफॉर आयरन डिस्प्लेस टू कॉपर and it will form a new compound FeSO4 that is known as ferrous sulfate and it is known as copper sulfate। और बेटा आपको पता है जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है बेटा वो होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे तो वो रहेगा बेटा यहाँ पर। और कॉपर कलर होता है ब्राउन। एक क्वेश्चन इसमें एक और आता है बेटा कि जो आयरन नील है ना, व्हाई डज आयरन नील बिकम रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश वर्ड होगा या रेडिश ब्राउन होगा, तो आप बताएंगे बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डिस्प्लेस्ड कॉपर, जो ये कॉपर डिस्प्लेस हुआ है इसी की हल्की फुल्की कुछ डिपोजिशन जो है ना बेटा वो आयरन नील पे आ जाएगी। जो आयरन है ना, इट मीन्स यहाँ पर आयरन नील होगी एक्टिविटी में, लैब एक्टिविटी में दिखाया गया तो उसमें आयरन नील का यूज़ किया गया। इट मीन्स जो आयरन नील पे जो डिपोजिशन होगी वो किसकी होगी बेटा, डिस्प्लेस्ड कॉपर की होगी, तो उसकी वजह से वो कैसा हो गया, ब्राउनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जिंक यहाँ पर जिंक है बेटा, जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट, तो क्योंकि जिंक भी हाई रिएक्टिव कॉपर से, तो ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि जो जिंक था ना वो हाई रिएक्टिव था कॉपर से, तो इसलिए यहाँ पर उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ देखो बेटा एक्वस लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्वस लिखा हुआ है, इट मीन दीज कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल है, बट यहाँ देखो बेटा आप ऐसे लिखा है एस फॉर सॉलिड, इट मीन्स जो कॉपर मिलेगा यहाँ पर हमें वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा और यहाँ पर भी सिल्वर जो मिलेगा हमें वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ओके बेटा, ये सारा ध्यान रखना है। इसकी मैंने एक एक्टिविटी आपको ट्रिक बताई भी थी कि केदारनाथ के मंदिर आना जरूर, फिर प्रभु मिलेंगे, फिर प्रभु हरेंगे कष्ट हमारे, अगर सोना चांदी चढ़ाएं। तो बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दोबारा बता दूंगा आपको, एक बार लिख कर भी बता दूंगा किस तरीके से उस ट्रिक को आपको लर्न करना है। ओके बेटा, केदारनाथ के मंदिर आना जरूर, फिर प्रभु हरेंगे कष्ट हमारे, अगर सोना चढ़ाए। तो बेटा मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, फिर वो आप लर्न करना। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यहाँ पर हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनमें कहीं ना कहीं यहाँ जो आयंस होते हैं, जो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो देखो बेटा यहाँ पर एक पे होता है पॉजिटिव, एक पे होता है नेगेटिव, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं बेटा, तो वो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्लोरीन पे होता है नेगेटिव, और अगर हम बात करें यहाँ पर सल्फेट पे होता है नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पर एक कंपाउंड रिएक्ट हुआ है और रिएक्ट होने, दोनों कंपाउंड रिएक्ट होने के बाद क्या बना दिया बेटा, टू न्यू कंपाउंड बना दिए बाय एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयंस। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सचेंज हुए हैं आयंस, इसका भी चेंज यहाँ पर आ गया, इसका आयंस यहाँ पर आ गया, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया, इसलिए इसका नाम रख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा आपका फ्रेंड बैठा है फ्रंट बेंच पर और आप बैठे हुए लास्ट बेंच पर। अब आप सपोज करो कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना, जो बोर्ड पे कुछ लिखा हो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपने अपने फ्रेंड से बोला कि यार तू मेरे सीट पे आ जा, मैं तेरे पास बैठ जाऊँ आगे, तो आपके फ्रेंड ने कहा ओके बैठ जा। तो अब आपका फ्रेंड तो बैठ गया आपकी सीट पर पीछे वाले बेंच पर जाकर, और आप बैठ गए उसकी सीट पर आगे वाले बेंच पर फ्रंट पे आगे। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बेटा, आप दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, आपका फ्रेंड चला गया है पीछे, आप आ गए हैं आगे, तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज ऑफ सीट हो गई है। तो केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसको एक्सचेंज ऑफ सीट ना बोलकर एक्सचेंज ऑफ आयंस बोल दिया गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस बोल दिया गया, जिसका नाम रखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ दो का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप भी अपनी सीट से उठ गए हैं और दूसरी सीट पर बैठ गए हैं, और आपका फ्रेंड भी, उसने भी सीट चेंज कर लिया। तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक बार आपका एक बार आपके फ्रेंड का। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा
यहाँ पर जो एक कंपाउंड बन रहा है बैरियम सल्फेट, इसका नाम होता है Ba फॉर बैरियम, S फॉर सल्फेट। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बना है बैरियम सल्फेट, ये कैसा होता है प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्युबल इन वाटर होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका भी। दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। टू कॉमन टाइप ऑफ दिस रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में बताया था आपको कि एसिड प्लस बेस और फिर क्या बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। तो इस तरीके से वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, तो वो भी समझाएंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, देखो जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन में आप देखेंगे, देखो NaOH प्लस HCl। तो यहाँ पर अगर हम NaOH की बात करें तो ये तो बेस है बेटा, HCl की बात करें तो ये एसिड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये Cl जो है ना बेटा, ये Cl तो इधर आ गया और OH यहाँ पर आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और न्यूट्रलाइजेशन भी है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया, या आप यूँ कहो कि बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया और क्या बना दिया सॉल्ट प्लस वाटर। तो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे मैंने भी बताया था बेटा आपको, अगर कोई ऐसा इन दो रिएक्शन इन विच ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर AgNO3 है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड तो इट विल फॉर्म AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये जो बेटा सिल्वर क्लोराइड होता है यही प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। ओके बेटा, तो यहाँ पर है। और AgCl का कलर मैंने अभी बताया था आपको, ये कैसा होता है बेटा वाइट होता है कलर में, और ये है सोडियम नाइट्रेट, ये नेक्स्ट कंपाउंड बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल रहेगा अपना डबल डिस्प्लेसमेंट का। और इसका एक और नाम, तो इट मीन जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है ये, और ये प्रेसिपिटेशन भी है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज AgCl। ये जो था बेटा ये यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ भी S फॉर सॉलिड, इट मीन सॉलिड फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ये डिजोल्व नहीं होगा वाटर में। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बताया दिया है, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका अपना। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि बेटा नाम से पता चल रहा है रेडॉक्स, तो RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX जो वर्ड लिया है वो लिया ऑक्सीडेशन से। इट मीन्स दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इट मीन दोनों की दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देखेंगे हम, अगर हम बात करें ओनली ऑक्सीडेशन की, तो इट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करना, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन को लूज करना। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह लो या गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं C+O2, और क्या बन गया CO2। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें बेटा तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया और क्या बना दिया है CO2। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। तो यहाँ पर हम देखें तो मोस्टली जो बेटा अपने पास होती है ना ये कंबशन रिएक्शन, मोस्टली कंबशन रिएक्शन में हम कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं बेटा, तो वहाँ पर वो भी एग्जांपल हो सकती हैं ऑक्सीडेशन की, जो भी कंबशन रिएक्शन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं बताऊँ आपको कि मीथेन है, और उस मीथेन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा, तो वहाँ पर हम जो मीथेन को बर्न करते हैं तो CH4+O2 आता है। तो जो O2 इट मीन्स वो O2 क्या कर रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐड हो रहा है, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं आप उसे। अब तो रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है बेटा रिएक्शन दैट शोज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गेन करता है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। ओके बेटा, तो अब नीचे एग्जाम्पल देंगे बोथ, ये वो रिएक्शन होंगी जिनमें कि ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यहाँ समझते हैं हम एग्जाम्पल से बेटा। एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है बेटा, ये कार्बन यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो कैसे, अगर इस रिएक्शन हम समझे बेटा तो जो जिंक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो गया जिंक में। इट मीन्स आप यहाँ पर देखो, यहाँ पहले ऑक्सीजन था बट अब ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स ने क्या कर दिया लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये इट मीन्स क्या हो गया रिडक्शन हो गया। देखो यहाँ लिख भी रखा है जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू जिंक, तो जो जिंक ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया जिंक में। इट मीन्स इट इज नोन है रिडक्शन। अगर हम बात करें बेटा कार्बन की, तो अब पहले कार्बन था अभी बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया बेटा। इट मीन्स ये हो गया है ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहले कार्बन था लेकिन बट अब इसने क्या करा ऑक्सीजन गेन करके क्या बना दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मीन्स ये क्या हो गया बेटा ऑक्सीडाइज हो गया। तो कार्बन ऑक्सीडाइज टू
कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मीन क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखेंगे बेटा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, देखो यहाँ पर एक कार्बन था, ये किसने क्या करा, खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसने क्या करा बेटा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या है बेटा, यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद तो हो गया है ऑक्सीडाइज, बट इसने क्या करा है, जिंक ऑक्साइड को क्या करवा दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया यहाँ पर। ऐसे इसका हम ऊपर देखें, जो पहले जिंक ऑक्साइड था ये खुद रिड्यूस हो गया और क्या बना दिया, जिंक बना दिया। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो खुद रिड्यूस हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, यहाँ समझेंगे, देखो टू टाइप्स रिएक्शन होते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज यूज्ड दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक, एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा कंबशन है, अगर आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो उसमें हीट तो रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बेटा वहाँ कहीं ना कहीं हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर बात करें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बेटा, तो इनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हीट जो होती है ना वो यूज हो जाती है, तो इन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा देखेंगे, इसमें मैंने लिख रखा है सारा, समझाता हूँ आपको यहाँ पर, तो यहाँ देखते बेटा हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयन तो एक्सचेंज हो ही रहे हैं बेटा, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, एक हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन में जो हीट आएगी ना बेटा, वो ऑन द प्रोडक्ट साइड पे आएगी। तो यहाँ पर आप देखें, आपने कार्बन को बर्न करा है, कंबशन कह लें या बर्न कर लें, आपने बर्न करा है, तो जैसे आपने कार्बन को बर्न करा, क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया बेटा, तो यहाँ पर हीट रिलीज हो गई है। और दूसरा मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया आपके लिए कि जो ये ना, ये अपना क्विकलाइम, जैसे आप क्विकलाइम में वाटर ऐड करोगे बेटा, तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द स्लेक्ट लाइम। तो जैसे स्लेक्ट लाइम बन रहा है, तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो कंटेनर है, कंटेनर वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो काफ़ी हॉट हो जाएगा कंटेनर अगर काफ़ी हॉट हो गया है, इट मीन्स वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें से रिएक्शन क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर बेटा बात करें, और एक दूसरा पॉइंट है, respiration is also known as exothermic reaction, but as you know that when the glucose is oxidized in the presence of oxygen, a large amount of energy is produced in our cell that is stored in mitochondria, so therefore respiration is also known as exothermic reaction beta. Next point, endothermic reaction, those reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम यहाँ पर से हीट देंगे ना बेटा, तो इसमें ये हीट जो है ना रिएक्टेंट साइड में है, तो जब कभी भी हीट रिएक्टेंट साइड में होगी, आप समझ जाएंगे कि ऐसी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये था बेटा, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर भी जो है ना बेटा, तो यहाँ पर जब हम उसको वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं उसको। दूसरे नेक्स्ट पॉइंट एक और होता है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है बेटा, मेन अपने पास कि यहाँ पर हम जो प्लांट है ना, प्लांट वो सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस जो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज यहाँ पर जो सनलाइट है वो यूज़ होती है बाय रिएक्टेंट, ठीक है बेटा, तो ये फोटोसिंथेसिस नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर एसिड। जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या फिर एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, एक केमिकल सब्सटेंस बनाएगा, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कहीं ना कहीं वो मेटल जो है ना कोरोड हो जाएगी बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो आयरन है, जब उसको रस्ट लगती है तो कॉन्टेक्ट में आएगा एयर और मॉइस्चर के, और वो क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड। ओके बेटा, और यहाँ पर ये ना, ये 10H2O वाटर मॉलिक्यूल आएगा, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10H2O वाटर मॉलिक्यूल है, जिसको हमने बोला रस्ट। ओके, इसे मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको बेटा, कि जब कभी कॉपर क्लोराइड होता है तो वो रिएक्ट करता है, कॉपर जो है ना रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कहीं ना कहीं वो बना देगा कॉपर कार्बोनेट। तो क्वेश्चन में बताया था आपको, जो कॉपर के टेंसिल होते हैं उनके ऊपर जो ग्रीनिश लेयर आती है वो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ऐसे मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी सिल्वर जो है अगर वो रिएक्ट करेगा एस के साथ, तो क्या बना देगा वो
Ag2S सिल्वर सल्फाइड, ठीक है बेटा, तो वो बनाएगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड। तो इस केस में जो इसका कलर होता है ना वो ब्लैकिश होता है, ये तो होता है ग्रीन, कॉपर कार्बोनेट जो होगा ये होगा ग्रीन, और ये जो होगा अपने पास ये होगा ब्लैक कलर। ओके बेटा, ये आता है एग्जाम में कई बार, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका भी। फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रैंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड। मान लो सपोज करो बेटा आपके पास एक चिप्स का पैकेट है लार्ज, आप उसे खा रहे हैं, लेकिन सडनली आपके फ्रेंड ने बाहर से आवाज़ लगाई, तो आप फिर उसके पास गए, उसने कहा चल यार कहीं घूम के आते, फिर आप उसके साथ घूमने चले गए नाइट आउट। तो आपने देखा कि आप फिर 5-6 घंटे के बाद आ रहे हैं या नेक्स्ट डे आ रहे हैं आप, तो आपने फिर वो जो चिप्स का पैकेट है वो नेक्स्ट डे फिर आपने अचानक से खोला और खाने के लिए ट्राई करा, लेकिन जैसे ही आपने उसे खाया तो आपने फील करा कि जो उसका टेस्ट है ना वो पहले से चेंज हो चुका है उस चिप्स का, तो और जो जो उसकी स्मेल है वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो दिस इज नोन एज रैंसिडिटी। इट मीन्स जो फूड है ना, फूड बिकम रैंसिड, क्योंकि जैसे वो फूड कॉन्टेक्ट में आया ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद द फूड बिकम रैंसिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। तो देखिए बेटा यहाँ पर द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटीरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। जैसे आपने उनको एक्सपोज करा एयर में फॉर लॉन्ग टाइम, जब वो पैकेट खुला रह गया चिप्स का तो काफ़ी टाइम तक वो कॉन्टेक्ट में रहा बेटा ऑक्सीजन के, एयर के, तो उससे क्या हो गया, जो वो चिप्स थी वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, बिकॉज ऑफ दिस द फूड बिकम रैंसिड एंड दिस प्रोसेस नोन एज रैंसिडिटी। तो वो जो फूड है बेटा वो रैंसिड हो गया, इट मीन्स उसका जो टेस्ट है वो स्मेल है वो चेंज हो चुकी है, एंड दिस इज नोन एज रैंसिडिटी। ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। लेकिन सपोज करो अगर आप उस चिप्स को जाने से पहले किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देते तो वो फिर फूड खराब नहीं होता, बिकॉज वो फूड जो बेटा वो जो चिप्स है या फूड जो भी है वो फिर कांटेक्ट में नहीं आता ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से फूड खराब नहीं होता, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको खाते तो उसका टेस्ट और स्मेल जो है ना ठीक रहता। लेकिन इट इज़ कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो ये जो चेंज हुआ था फूड का टेस्ट वो क्यों हुआ है, बिकॉज जो फैटी फूड था, ऑयली फूड था, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी, ठीक है बेटा, इट कैन बी प्रिवेंट। कह रहा है कैसे हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंशन मेथड आएंगे, हाउ वी कैन प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन मेथड क्या होंगे, रैंसिडिटी के, यूजिंग वेरियस मेथड सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट गैस। तो एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें गैस फिल होती है, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, और इसका नाम रखा गया एंटीऑक्सीडेंट गैस। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो ऑयली फैटी फूड्स है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देगी, तो इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल। दूसरा बेटा स्टोरिंग, जो हम फूड को स्टोर करते हैं अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे तो वो फिर रिएक्ट नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर हमारा जो फूड होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रैंसिड नहीं होगा, और उसकी जो टेस्ट और स्मेल है वो कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस जो है अपना व्हेन द है ना प्लांट जो यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है, जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट, इसका मेन फंक्शन होता है बेटा सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और फिर क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज क्या करेगा बेटा, स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो सनलाइट यूज की गई ना वो इन द फॉर्म ऑफ हीट यूज की गई, इट इज देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बेटा, तो ये मैंने थोड़ा ट्राई करा आपके लिए फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए, ठीक है बेटा, थोड़ा आप देखेंगे इसको। ओके बेटा, बाय बेटा।